हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एटम मॉडल। ठीक है, इससे पिछला ये 12th लेक्चर है। पिछले 11th लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था वेक्टर एटम मॉडल का, और सोमरफील्ड की जो मॉडल था उसके जो ड्रॉबैक्स थे वो बताए थे। ठीक है, कि सोमरफील्ड जो है वो फाइन स्पेक्ट्रा को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। पार्शियली उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। साथ में एटम को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वेक्टर लाइन दिखाई देती हैं, उनके बारे में भी जो ये सोमरफील्ड मॉडल है उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। और इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में भी सोमरफील्ड मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। दैट मीन्स कि सोमरफील्ड के मॉडल को एक्सटेंशन की जरूरत थी। देखिए, सोमरफील्ड का जो मॉडल है वो 2D मॉडल है, तो इसीलिए हमें एक 3D मॉडल की जरूरत थी। मैं पहले आपको सोमरफील्ड के मॉडल का थोड़ा सा पार्ट इसलिए बताऊंगी जिससे आपको समझ में आए कि क्या चीज़ है। तो वेक्टर एटम मॉडल जो है वो दो पार्ट पे डिपेंडेंट है। एक तो फर्स्ट है स्पेस क्वांटाइजेशन, इसको हम अच्छे से समझेंगे स्पेस क्वांटाइजेशन क्या है, और सेकंड है स्पिन। स्पिन का कॉन्सेप्ट इसमें आया था। इन दोनों से मिलकर एटम जिस भी तरह का बिहेवियर करता है उसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है, ये तो हम अभी करेंगे ही, कि जो बोर्ड ने अपना मॉडल दिया था वो सेमी क्लासिकल दिया था। ठीक है, उन्होंने कुछ पार्ट क्वांटाइजेशन का लिया था और कुछ क्लासिकल रखा था, और वही चीज चलती चली गई सभी चीज में। ठीक है ना, थोड़ा क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते रहे, थोड़ा क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते रहे। और आपको ये पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स उस टाइम वेव मैकेनिक्स के नाम से फेमस थी, तो उसको हम वेव मैकेनिक्स ही कहेंगे अभी। तो उसमें क्या था, प्लैंक ने एक कांस्टेंट दिया था h, और इस कांस्टेंट पे ही सब चीज क्वांटाइज हो रखी थी। जैसे हमने बोर के ऑर्बिट में जो ऑर्बिट का क्वांटाइजेशन था उसमें ये था कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच क्रॉस। ठीक है ना, उसके बाद हमने कहा कि रेडियल क्वांटम नंबर है। जब सोमरफील्ड ने अपना मॉडल दिया तो उन्होंने ये बोला कि पी आर जो है वो क्वांटाइज है एन आर एच। ठीक है, एच के टर्म्स में कांस्टेंट है, बाद में वो भले ही एच क्रॉस में कन्वर्ट हो जाता हो। तो ये एच जो प्लांक कांस्टेंट है इसी का मल्टीपल होगा कुछ भी, तो वो क्वांटाइज ही, मतलब वन स्टेप जंप करेगा। जैसे कि बोर्ड ने कहा कि जो एनर्जी का चेंज है वो इज इक्वल टू होगा एन एच न्यू, एन एच न्यू के इक्वल होगा। लेकिन इसकी एच हर जगह अपियर होगा, ये ध्यान रखना है क्वांटाइजेशन में। ठीक है, हम जितना भी इलेक्ट्रॉन का मोशन पढ़ेंगे एटम के अंदर, वो उसका सारा मोशन क्वांटाइज है। वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो क्वांटाइज मोशन में, वो अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है तो क्वांटाइज मोशन है, उसकी जो ऑर्बिट है वो स्पेस में ओरिएंटेड भी है, वो भी क्वांटाइज है। तो ये सारे क्वांटाइजेशन हमें यूज करने हैं और क्वांटम नंबर देखने हैं। उन क्वांटम नंबर की हेल्प से ही आप स्पेक्ट्रल लाइंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए वेक्टर एटम मॉडल के तो दो ही पार्ट है, स्पेस क्वांटाइजेशन और स्पिन, लेकिन उसको समझने के लिए बहुत कुछ है। तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे हर चीज को। इसीलिए ऐसे मत समझ लेना कि इस लेक्चर में क्या समझा रहे हैं। आपको अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली में वेक्टर एटम मॉडल से किस तरह से, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको एलिस कपलिंग, जे कपलिंग, हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सोमरफील्ड के मॉडल को ध्यान में रखना है कि सोमरफील्ड ने जब रिलेटिविस्टिक करेक्शन किया था अपने मॉडल में, सबसे पहले इलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि मान लिया n इज इक्वल टू 3 है, तो उसके कॉरस्पॉन्ड कितनी इलिप्टिकल ऑर्बिट है, 1 2 3। तो इसको भी ध्यान रखना है। ये उन्होंने बोला था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये यानी कि ये क्वांटम नंबर ये जो बताता है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट की इसेंट्रिसिटी को बताता है। 1 जो है वो ज्यादा इलिप्टिकल है, सेकंड जो है वो कम इलिप्टिकल है, और थर्ड जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट है। तो यानी कि अगर n इज इक्वल टू 3 क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट की बात करें हम, ये न्यूक्लियस है तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो थर्ड की बात कर रहे हैं हम, तो थर्ड में स्फेरिकल हो गया। ठीक है, और स्फेरिकल k इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्ड है। k इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्ड जो इलिप्स मिला वो यहाँ ऐसे मिला। इसमें क्या होता है कि
जो मेजर एक्सिस होता है ना, सेमी मेजर एक्सिस, वो ए, ये सब ध्यान रखना है, a0 n² अपॉन z के इक्वल है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर सेमी मेजर एक्सिस डिपेंड करता है, यानी k की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। और सेमी माइनर एक्सिस जो होता है वो आपका a0 nk अपॉन z के इक्वल होता है। a0 इसमें फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के इक्वल है, बोर की फर्स्ट ऑर्बिट है ना, उसकी रेडियस। तो जैसे ही k इज इक्वल टू 1 पे जाएंगे तो क्या होगा, इलिप्स ऐसे आ जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, है ना, क्योंकि मेजर एक्सिस तो सेम ही रहना है ना, तो ये k इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये मोर इलिप्टिकल हो गए। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी स्पीड वेरी कर रही है, तो किसी भी इलिप्स को ले लीजिए, ठीक है, किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट को ले लीजिए, तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्पीड के वेरिएशन की वजह से ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है स्पेस में इस तरह से ओरिएंट करने लगती है हर डायरेक्शन में। ये चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, एक बार फिर से बताना पड़ेगा, तो ऐसे चलती चली जाएगी, ठीक है। ये सब पॉसिबल डायरेक्शन में ओरिएंटेट करेगी स्पेस में, ठीक है। तो क्लासिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस तरह का ओरिएंटेशन हो चाहिए ऑर्बिट का, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं वेक्टर एटम मॉडल। अब हम जब एटम की बात करते हैं तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल आ गया, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में हर चीज क्वांटाइज होगी, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट है उसका ओरिएंटेशन भी स्पेस में क्वांटाइज रहता है। दैट मीन्स कि वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में नहीं ओरिएंटेट करेगी। जैसे मान लो ऐसे 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 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिट भी घूम रही है, तो हर डायरेक्शन में घूम रही है। हमारे जो क्लासिकल पिक्चर है हमारे मन में, तो वो तो इस तरह की आएगी ना कि पूरे 3D में जो ऑर्बिट है वो हर डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हर चीज़ का बिहेवियर डिफरेंट होता है, हर चीज़ क्वांटाइज होती है। तो इस तरह से जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का स्पेस में ओरिएंटेशन भी क्वांटाइज है, और इसी को स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो अब इसको और अच्छे से अगर हम समझें तो देखिए, ये जो ऑर्बिट है ये हर डायरेक्शन में ओरिएंटेट ना करके, जैसे ये ऑर्बिट है, ठीक है, अब इसका हमें अगर क्वांटाइजेशन दिखाना है तो हमें एक एक्सिस तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो ये अपने आप कोई भी एक्सिस कंसीडर करें, ठीक है, कोई भी एक्सिस होगा उसके अबाउट क्वांटाइज मोशन में ओरिएंटेटेड होगी, लेकिन अगर हमें इस चीज़ को समझना है तो हमें एक डायरेक्शन फिक्स करनी पड़ेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि एक डायरेक्शन ये है, ये जेड एक्सिस है और ये ऑर्बिट है, ठीक है। तो ऑर्बिट इसके अबाउट हम देखेंगे किस तरह से इसका ओरिएंटेशन क्वांटाइज है। देखिए, ये ऑर्बिट है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा परपेंडिकुलर होता है ऑर्बिट के प्लेन के, ठीक है। ये चीज आपको पता ही है, क्योंकि L इज इक्वल टू R क्रॉस P होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है R और P तो एक प्लेन में होते हैं। ये तो आपका R हो गया और ये P हो गया, ये एक प्लेन में है और उसकी परपेंडिकुलर L की वैल्यू आती है। ये क्रॉस प्रोडक्ट से आपको पता ही है। तो ये L जो है एंगुलर मोमेंटम, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका इस पे एक जो हमने एक डायरेक्शन ली है समझने के लिए, जेड डायरेक्शन, इस पे प्रोजेक्शन अगर देखें तो वो LZ प्रोजेक्शन होगा। L का जेड डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है वो LZ होगा। तो ये LZ क्वांटाइज होगा। कैसे क्वांटाइज है? ये एंगुलर मोमेंटम L है, इसका प्रोजेक्शन इस पे LZ है, ठीक है, और इनके बीच का मान लिया एंगल थीटा है। ओके, ये हमारी तरफ से एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है Z, जिसके अबाउट हम ऑर्बिट का स्पेस में क्वांटाइजेशन देखने हैं, ऑर्बिटल मोशन का। देखिए, L का इस पे प्रोजेक्शन LZ है, तो LZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L cos थीटा, ठीक है। क्लासिकली तो L cos थीटा की हर वैल्यू है, ठीक है, -1 से लेके -1 तक सारी वैल्यूज पॉसिबल है। क्लासिकली LZ की सारी वैल्यूज अगर होंगी तो ये आपका पूरे सब डायरेक्शन में ओरिएंटेट कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है क्वांटाइजेशन रूल। यहाँ पे ये इज इक्वल टू H क्रॉस के होगा, यानी H क्रॉस के मल्टीपल के इक्वल होगा। केवल वही ओरिएंटेशन होंगे जिसमें इनकी वैल्यू H क्रॉस से मल्टीप्लाई होके निकलेंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी यहाँ पे ML आपने एक मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिफाइन किया। ये क्या है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल
ऑर्बिटल किस लिए, जहां पे एल आ जाएगा वो ऑर्बिटल हो जाएगा, जहां इस एस आ जाएगा वहां स्पिन। क्वांटम नंबर है ये, ठीक है, क्वांटम नंबर। ml इज इक्वल टू है आपका l cos थीटा। अब देखिए ml की वैल्यू कैसे होंगी, ml की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1 और मिनिमम क्या होती है -1, तो इसीलिए L से -L तक सारी वैल्यूज होंगी, L to -L, और जंप कैसे करेगी L, L -1, L -2 एंड सो ऑन -L तक जाएगी इंक्लूडिंग 0, तो टोटल वैल्यू ऑफ ml की कितनी हो जाएगी 2L + 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये मैं कैपिटल L लिख देती हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो अगर मान लो न्यूक्लियस के अराउंड सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन या हीलियम प्लस या कोई भी ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ट्रांजिशन से ही स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट होती है, तो इसीलिए वहां पे हम स्मॉल l और कैपिटल L को इक्वल टू ले सकते हैं, समझ गए आप। ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। अब आपको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर तो कहीं भी अपीयर नहीं हुआ यहाँ पे, तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ सोमरफेल्ड ने k एक एजीमुथल क्वांटम नंबर अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया था इलिप्टिकल ऑर्बिट को क्वांटाइज करने के लिए। तो L और K में रिलेशन होता है L = K - 1 होता है, दैट मींस K की वैल्यू तो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, L की वैल्यू 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये भी सारे, ये जो L होता है ना ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिट, जैसे ये आपका S ऑर्बिट हुआ, ये P हुआ, ये D हुआ, ये F हुआ। अब आपके दिमाग में आएगा ये SPDF ही क्यों लिया, क्योंकि पहले एम्पिरिकली एल्कली मेटल की जो लाइंस हैं उनको डिस्कवर किया गया था, मतलब वो एटम मॉडल देने से पहले ही, जब एटम का मॉडल दिया भी नहीं गया था, उससे पहले ये एल्कली जो मेटल्स थे उनकी स्पेक्ट्रल सीरीज को डिस्कवर किया गया था। नेचुरली जो एक जैसी सीरीज आ रही थी उनको शार्प सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज, डिफ्यूज सीरीज, फंडामेंटल सीरीज का नाम दिया जाता था। तो उन्हीं के बेस पे ये जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उनमें s ऑर्बिट, p ऑर्बिट, d ऑर्बिट एंड f ऑर्बिट का नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर समझ में आ गया, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर जो सोमरफेल्ड की थ्योरी में था उससे क्या कनेक्शन है ये समझ में आ गया है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो ऑर्बिट है इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो स्पेस में हर पॉसिबल ओरिएंटेशन नहीं ले सकती, उसका ओरिएंटेशन क्वांटाइज होता है, यानी कि उसकी जो किसी भी डायरेक्शन पे प्रोजेक्शन है उसके एंगुलर मोमेंटम की, वो h क्रॉस के मल्टीपल के इक्वल होती है, ठीक है। l cos थीटा h क्रॉस के इक्वल होगा। इसमें l cos थीटा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ml = l cos थीटा। थीटा की वैल्यू मैक्सिमम +1 मिनिमम -1 होती है, तो उस हिसाब से ml की जो वैल्यूज हैं 2l + 1 होती हैं, +l से -l तक इंक्लूडिंग 0 सभी वैल्यूज होंगी। तो अब ऑर्बिट स्पेस में किस तरीके से ओरिएंटेट करेगा इसको देख लेते हैं, इसको हटाते हैं अभी। ये फ्रेंड्स, अब हम ओरिएंटेशन की अगर बात करें तो अगर मान लिया l = हमारे पास 1 है, ठीक है, ये आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, l अगर 1 है तब हमारी ये p ऑर्बिट होगी, ठीक है। इसमें हमारा जो ये ml की वैल्यू होगी, मैंने अभी आपको बताया, +L2 -L वैरी करती है, तो +L यानी कि 1 2 इंक्लूडिंग 0 और -1, ये ml की वैल्यू है। और मैंने अभी बताया था प्रोजेक्शन Lz = ml h क्रॉस के इक्वल होता है, तो यानी कि अगर z एक्सिस आपने ये ली है अपनी तरफ से ऑर्बिट का एंगल देखने के लिए कि किस एंगल पे ये ओरिएंटेड हो रही है, तो अगर आपकी ऑर्बिट इस तरीके से है, थोड़ा सा हम उस एक्सिस में l की वैल्यू नहीं लेते हैं, ये आपका थीटा एंगल है, ये आपका l है और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसका प्रोजेक्शन इस पे आपका ml के इक्वल होगा। Lz जो है ये z डायरेक्शन है ना आपका, तो ml h क्रॉस के इक्वल होगा।
अब ml की वैल्यू तो 1 है, 0 है, -1 है, तो LZ आपका प्रोजेक्शन एक तो H क्रॉस होगा, एक 0 होगा और एक -H क्रॉस होगा। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पे मान लिया ये वाला आपका H क्रॉस है, एक आपका प्रोजेक्शन होगा माइनस का H क्रॉस और एक होगा 0। तो यहाँ पे -H क्रॉस में ये आपका L इस तरह से आएगा, समझे आप, और एक L यहाँ जाएगा, तो ये L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू -1 और L इज इक्वल टू +1। और इनका प्रोजेक्शन Z एक्सिस पे -H क्रॉस और 0 हुआ। अब ऑर्बिट कैसे ओरिएंटेड होगी? अब हमने कहा कि ये वाला जो L है इसके परपेंडिकुलर है प्लेन के, इन सबको नीचे वालों को भूल जाओ आप, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये इस एक्सिस के अबाउट प्रेसिस करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें ऑर्बिट में घूमना शुरू करेगा उसमें एक टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। जैसे टॉर्क का प्रिसिशन होता है ना, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था कि ग्रेविटेशन के अंडर जो टॉर्क होता है वो इस तरह से प्रेसिस करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही यहाँ जेड एक्सिस पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया और एंगुलर मोमेंटम इस ऑर्बिट का ये है, तो ये इसके अबाउट प्रेसिस करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये हमने हाइपोथेटिकली B लगा रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वैल्यू सिर्फ हमने देखने के लिए, प्रिसिशन के लिए। अगर आप इसको B को 0 भी कर देंगे तो धीरे धीरे करके इसकी प्रिसिशन की फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगी, लेकिन ये फिर भी प्रेसिस करेगा। B है वो L के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, L तो क्वांटाइज्ड है, ठीक है, लेकिन बस फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्क पड़ता है B का वेरिएशन करने से। ठीक है, लेकिन एटम के अंदर एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, इसीलिए ऑर्बिट प्रेसिस करती ही है। अभी हमने वो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, उसके अबाउट प्रेसिशन और ऑर्बिट का किस तरह से स्पेस में क्वांटाइजेशन है उसको देख रहे हैं। तो अगर ये ऑर्बिट है, ये L है, तो ये ऐसे प्रेसिस करना शुरू कर देगा इस तरह से। ठीक है, तो जैसे ये इस डायरेक्शन में आएगा ऑर्बिट कैसे घूम जाएगी, ऐसे। ठीक है, अभी इनको नीचे वालों को आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है, पहले ऑर्बिट जब L ऐसे था इसके प्लेन के परपेंडिकुलर घूमता गया, तो ऑर्बिट कैसे घूमते घूमते ऐसे करके ऐसे घूमती जा रही है। ये समझ पा रहे हैं आप, इस तरह से घूमती चली जा रही है। L इज इक्वल टू 1 आपकी P स्टेट होती है, तो आपको इस तरह का वेरिएशन मिलता है। इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी इस तरह के पाथ में मिलती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पे मैंने एक फिगर लगा दी है, इस फिगर से आपको समझ में आ रहा है कि जब L इज इक्वल टू 1 है, ऊपर से देखिए L इज इक्वल टू 1 है, तो ऑर्बिट ऐसे घूम रही है, प्रेसिस कर रही है, तो ऑर्बिट भी उसी हिसाब से घूम रही है। जब L इज इक्वल टू 0 है, तो ऑर्बिट का प्लेन क्या है, सर्कुलर है, ये इस तरह से घूम रही है गोल, तो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ना ऐसे। और जब थर्ड नीचे वाला अगर आप देखें तो ये आपका L है, ठीक है, ऑर्बिट Z के अबाउट ऐसे प्रेसिस कर रही है, तो किस तरह से ये भी प्रेसिस करेगी। तो ये नीचे जो मैंने दिखाया गया है वो प्रेसिशन हो गया कि L जब -L Z के अबाउट प्रेसिस कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो आपने देखी, तो ये दिखा रहे हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। और वेक्टर एटम मॉडल का फर्स्ट जो रूल है वो है स्पेस क्वांटाइजेशन, इसको आपने देख लिया। ठीक है, अभी एक लेक्चर में आपको ये चीज नहीं समझ में आने वाली है, सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे तो क्वांटम नंबर देखेंगे, फिर कपलिंग देखेंगे, तब आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्लियर होगा कि किस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइंस, टर्म वैल्यूज किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, स्पिन। दूसरा पार्ट क्या है इसका, स्पिन। स्पिन क्या होता है? तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के स्पिन की। देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की जो हाइपोथेसिस है यूलन ब्लैक एंड गॉडस्मिथ ने दी थी। उन्होंने प्रपोज किया था कि जैसे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और साथ में अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको अब ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है एज ए पार्टिकल ट्रीट करके वो स्पिन करा रहे हैं उसको, लेकिन एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नहीं है। ठीक है, उसकी आप डायमेंशन नहीं दे सकते। जैसे क्लासिकली आप पार्टिकल को ट्रीट करते हैं, इस तरह से आप वेव मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल नहीं ट्रीट कर सकते। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये कहीं पे वेव और कहीं पे पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन एज ए क्लासिकल पिक्चर आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है तो वो कुछ इस तरह का होगा, सर्कुलर, और
वो स्पिन कर रहा होगा, ठीक है, वो स्पिन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्वांटाइज है, वो स्पिन हाफ कर ले सकता है, ठीक है, और वो दो डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है, जिससे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ms जनरेट होता है और इसकी वैल्यू हाफ और माइनस हाफ होती है, ठीक है। ये तो स्पिन की वैल्यू है और ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, ठीक है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर सरफेस पे पूरा चार्ज है, वो रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से स्पिन कर रहा है और उसकी वजह से जो स्पिन की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर जनरेट हो रहा है वो हाफ के इक्वल हो रहा है, ठीक है। ये क्लासिकल पिक्चर आप कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अब जब क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल नहीं है, ये चीज़ आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो गॉडस्मिथ ने और यूलन बैक ने जब ये हाइपोथेसिस दी थी तो इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया गया था, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, क्योंकि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, इतने चार्ज को स्पिन कराने के लिए जो इसकी वेलोसिटी होगी ना इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस पे, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो रिलेटिविस्टिक मतलब 10,000 ऑफ c हो जाती है और इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि c से ज़्यादा स्पीड वहाँ पे नहीं ली जाती है। तो फिर भी इसको एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि स्टर्न के एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होता है। ये तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। बाद में डिराक ने भी वेव मैकेनिकली इसको ट्रीट करके जस्टिफाई किया कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होता है हाफ, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या हुआ? हाफ, ठीक है। तो इससे वेव मैकेनिक, वैसे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर निकालें तो वो आपका एस एच क्रॉस होना चाहिए, स्पिन क्वांटम नंबर इनटू एच क्रॉस, जैसे कि L इज इक्वल टू क्या था? स्मॉल l एच क्रॉस। इसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ये होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है वेव मैकेनिकली अगर ट्रीट करें तो S इज इक्वल टू एस इंटू एस प्लस वन ऑफ एच क्रॉस होगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एच क्रॉस अंडर रूट L इंटू एल प्लस वन था। ये टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इस चीज को ध्यान रखना है, ये वेव मैकेनिकली दोनों वैल्यूज हैं। वैसे अगर बोर के ऑर्बिट में देखें तो L इज इक्वल टू एन एच क्रॉस था, ठीक है। बाद में जब सोमरफेल्ड ने ट्रीट किया था तो L इज इक्वल टू के एच क्रॉस था, और मैंने आपको बताया था ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है और के जो L की वैल्यू है वो k माइनस वन है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको अपने माइंड में, हर जितने भी मॉडल्स आए हैं उन मॉडल में इस तरीके से ट्रीट किया गया। और फाइनली अब क्या ध्यान रखना है आपको कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L से वेव मैकेनिकली जब ट्रीट किया गया ऐसे कनेक्टेड है, और स्पिन क्वांटम नंबर S जिसकी वैल्यू हाफ है, पॉजिटिव निगेटिव स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू है मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और इससे जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकला उसकी वैल्यू ये निकल के आ रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो स्पिन जो इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पिन कर रहा है क्वांटाइज डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी क्वांटाइज है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन का हर मोशन क्वांटाइज है, ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिट भी क्वांटाइज है, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज है, और साथ में जब ऑर्बिट स्पेस में ओरिएंटेट कर रही है तो वो भी क्वांटाइज है। जब वो अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो स्पिन जनरेट हो रहा है, तो वो भी क्वांटाइज है, वो भी सिर्फ दो वैल्यूज ही ले सकता है। अगर आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में लगाया है तो ये जो स्पिन है इसकी जेड एक्सिस पे जो डायरेक्शन है इसे हम प्लस हाफ ले लें। ये ध्यान रखना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज अगर ये रोटेट कर रहा है तो प्लस का हाफ स्पिन होगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसका माइनस हाफ स्पिन होगा, ठीक है। तो इसको आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हाफ, ठीक है, और क्लॉकवाइज स्पिन माइनस हाफ नीचे की तरफ। तो इससे ध्यान रखना है ये इन दोनों के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, यानी कि जेड एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन, ये एस जेड होगा ना फ्रेंड, तो एस जेड भी क्वांटाइज है, दिस इज इक्वल टू एम एस एच क्रॉस, ठीक है। तो एम एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ है, तो प्लस हाफ एच क्रॉस एंड माइनस हाफ एच क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होगा वो प्लस का हाफ एच क्रॉस है, या फिर
ये आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, और क्लॉकवाइज स्पिन में ये -12 और इसका प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पे माइनस का हाफ एच क्रॉस। तो इस तरह से दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम आपके पास आए हैं वेक्टर एटम मॉडल में। एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से जनरेट हो रहा है, और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से हो रहा है। तो ये दोनों मिलके L और S, और ये दोनों ही क्वांटाइज हैं। कैसे क्वांटाइज है? L इज इक्वल टू L+1 H क्रॉस बाहर है, ऐसे ही S इज इक्वल टू H क्रॉस स्क्वायर रूट S इंटू S+1। तो ये दोनों मिलके वेक्टर एटम मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसका सब चीज पढ़ ली है कि स्पेस क्वांटाइजेशन क्या है, कि पूरे स्पेस में जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो सिर्फ कुछ ही एंगल पे रोटेट हो सकती है, और साथ में स्पिन भी क्वांटाइज्ड है। तो इस तरह से ये स्पेस क्वांटाइजेशन और स्पिन का कॉन्सेप्ट लेके वेक्टर एटम मॉडल को समझा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास कितने क्वांटम नंबर हैं, मतलब जो टोटल क्वांटाइज किए हैं ना हमने, तो इनके बारे में डिस्कशन पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, N, L, S स्पिन क्वांटम नंबर, इसके कॉरेस्पॉन्ड मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद इन दोनों के एडिशन से टोटल एंगुलर मोमेंटम और उसका mj, टोटल एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये सारे क्वांटम नंबर मिलके किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम में स्टेट को डिफाइन करते हैं, और इनकी कपलिंग होती है किस किस कंडीशन में। तो ये देखते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखता है तो क्या क्या कपल होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो किस तरह कपलिंग होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम है तो किस तरह कपलिंग होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या कंडीशन होगी। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।